आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड विद ऑड नंबर कार्बन चेन। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड विद ऑड नंबर्ड कार्बन चेन, यानी कि वैसे फैटी एसिड्स के वैसे फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के बारे में जिसमें कार्बन की संख्या जो है वो ऑड है, जैसे 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 35, जस्ट लाइक। बात आती है कि हमारा जो डाइट होता है उसमें ऑड नंबर कार्बन चेन जो होता है वो माइनर कंपोनेंट में होता है, यानी कि ऑड नंबर कार्बन चेन फैटी एसिड जो होता है वो हमारे डाइट का माइनर कंपोनेंट है। लेकिन बात आती है कि माइनर ही है लेकिन है तो सही, इसलिए कुछ मैकेनिज्म होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड विद ऑड नंबर कार्बन चेन। पिछले वीडियो ट्यूब्स में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की हुई है वैसे कार्बन चेन के फैटी ऑक्सीडेशन के बारे में जिसमें इवन कार्बन नंबर होता है, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड विद इवन नंबर कार्बन चेन। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो ट्यूब्स में कर ली है। बात आती है कि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ऑक्सीडेशन लिखा है, बीटा ऑक्सीडेशन क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि पिछले का वीडियो में आपने देखा होगा, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। बीटा ऑक्सीडेशन में आपने देखा कि जो फाइनल रिजल्टेंट हमारा आता है, जो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो 2 एसिटाइल कोएंजाइम मिलता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन एटम कंटेनिंग चेन, यानी कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल हमको मिलता है इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड दैट कंटेनिंग इवन नंबर कार्बन चेन। तो बीटा ऑक्सीडेशन में जो इवन नंबर कार्बन चेन का बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसमें जो फाइनल हमारा जो 2 जो हमने आपको बताया कि ये 4 रिएक्शन का, जैसे पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रोलाइसिस, फिर ऑक्सीडेशन और फिर थायोलाइसिस, ये 4 रिपीटेड रिएक्शन होते हैं। और ये प्रत्येक रिपीटेड रिएक्शन में 4 रिपीटेड रिएक्शन के बाद एक एसिटाइल कोएंजाइम का आपने देखा कि रिमूवल हो रहा था। तो ऐसे फाइनल स्टेप में वहां पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल मिल जाते थे और वहीं पे आपका जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो फाइनलाइज हो जाता था। लेकिन अगर ऑड नंबर कार्बन का फैटी ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है, बीटा ऑक्सीडेशन के जब ऑड नंबर कार्बन का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो इसके रिजल्टेंट में हमको एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए मिलता है। नॉर्मल जो हम लोग इवन कार्बन नंबर वाले फैटी एसिड चेन का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता था उसमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल मिलते थे। लेकिन यहाँ पे अगर बीटा ऑक्सीडेशन हो किसका, ऑड नंबर कार्बन चेन का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए मिलता है। तो बात आती है कि कहीं ना कहीं से प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए जो होता है किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं कर पाता है, इसलिए जरूरी होता है कि इस प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाए या ऐसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट किया जाए जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले। ओके, तो जरूरी होता है। तो फाइनली जो हमारा प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका एक तरह से देखें तो रीअरेंजमेंट होता है जिससे फाइनली ये बनाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और उस सक्सिनाइल कोएंजाइम के 2 फेट होते हैं, यानी कि 2 रास्ते उसके पास होते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि वो एज अ सक्सिनाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व हो जाए, सक्सिनाइल कोएंजाइम के ए के रूप में ही। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल तौर पे देखिए तो कई सारे स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं जिससे ये चेंज हो जाता है
सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के पास दो रास्ते होते हैं, दो फेट होते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम के। पहला रास्ता ये होता है कि ये चला जाए टीसीए साइकिल में। कहां चला जाए? टीसीए साइकिल में चला जाए। और दूसरा रास्ता ये होता है कि इसका ब्रेक हो जाए और ये बना ले 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और एसिटाइल कोएंजाइम ये जो है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो पहला रास्ता इसके पास है कि ये एज अ सक्सिनाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में चला जाए, एनर्जी फॉर्मेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए। और दूसरा रास्ता इसके पास ये है कि ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम बना ले। फिर एसिटाइल कोएंजाइम के पास 2 रास्ते हैं। अब ये या तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है जहां पे ये इन्वॉल्व हो जाता है टीसीए साइकिल में, नहीं तो साइटोसोल में ही ये फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है। इसके पास भी अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि ये टीसीए साइकिल में चला जाए, और दूसरा रास्ता है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ये रास्ते इसके पास हैं। तो ये कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे कि बीटा, नॉर्मली जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग फैटी एसिड ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये बीटा ऑक्सीडेशन से थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस में थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मली बीटा जो कार्बन, जैसे मान लीजिए कि आपका हम एग्जांपल के तौर पे ले लें कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कार्बन कंटेनिंग, सिंपल एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं कि मान लीजिए कि एक ऑड नंबर कार्बन है जिसमें 17 कार्बन इन्वॉल्व है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें बीटा ऑक्सीडेशन के कितने साइकिल चलेंगे। ठीक है, 17 कार्बन है, बीटा ऑक्सीडेशन के कितने साइकिल चलेंगे। तो हमने आपको बताया कि प्रत्येक स्टेप में जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो प्रत्येक स्टेप में 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का रिमूवल होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जब पामिटिक एसिड एज ए एग्जांपल लिया था, आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं कि पामिटिक एसिड जब हम लोगों ने एग्जांपल लिया था जिसमें 16 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जो 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड चेन है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि 7 साइकिल चल रहा था। प्रत्येक साइकिल में 4 रिएक्शन होते हैं, 4 रिपीटेड रिएक्शंस होते हैं प्रत्येक साइकिल में, और प्रत्येक साइकिल के बाद 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम का रिमूवल हो जाता है। यानी कि अगर 16 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो उसमें 7 साइकिल चलेंगे, क्योंकि लास्ट में एक एसिटाइल कोएंजाइम ऑलरेडी रिमूव हो जाता है। यानी कि उसके आधा से एक कम साइकिल हमेशा होता है। तो यहां भी बीटा ऑक्सीडेशन का 7 साइकिल चलेगा। अगर इसको हम लोग देखें तो 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन प्लस इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ, चाहे आप मेटाबॉलिज्म ऑफ लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए। यानी कि अगर 17 कार्बन नंबर का कार्बन फैटी एसिड चेन है तो वहां पे आप 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन होगा, और उसके बाद जो फाइनल जो हमारा आएगा प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में, उसका ऑक्सीडेशन करके सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनाया जाएगा जो आपको अलग रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली निकाल सकते हैं, हमारा अगर पीडीएफ वीडियो नहीं देख सकते तो भी देख सकते हैं। तो बात आती, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें कार्बन नंबर जो है वो मान लीजिए कि वहां पे 27 दिया, हम मान लेते हैं 29। ये फैटी एसिड चेन है जो ऑड नंबर है, उसमें कार्बन नंबर, और उसमें कार्बन नंबर जो है वो 29। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें कितने बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल होंगे, और फाइनल जो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा। ठीक है, कितनी बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल होंगे और फाइनल हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा। लास्टली जो फाइनल अगर मेटाबोलाइज होता है
तो या अगर पूछा जाता है कि बीटा ऑक्सीडेशन, अगर सिर्फ बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिर्फ बीटा ऑक्सीडेशन, तो क्या मिलेगा? तो मान लीजिए कि एक 29 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसका बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिर्फ बीटा ऑक्सीडेशन, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन की बात है कि सिर्फ यहां तक होगा, सिर्फ यहां तक। मान लीजिए बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू हमको क्या मिल रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम प्लस प्रोपियोनाइल कोएंजाइम लास्ट में फाइनली। तो पूछ रहा है कि कितने साइकिल होंगे और अल्टीमेटली फाइनली हमको क्या मिलेगा। तो हमने आपको कहा कि अगर इवन नंबर कार्बन है तो उसके हाफ का 1 कम, यानी कि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 28 होता तो कितने साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में? तो 28 का हाफ जो होता, हाफ -1, यानी कि 28 का हाफ -1 कर दें, हाफ -1 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। हाफ -1 is denoted the total number of cycle of beta oxidation। तो हाफ इसका हो गया आपका 14 -1, यानी कि 13 साइकिल चलेंगे अगर 28 नंबर कार्बन हो तब भी, और अगर इससे एक ज्यादा भी हो तब भी बीटा ऑक्सीडेशन का 13 ही चलेगा, यानी कि एक ज्यादा यानी कि 29। तो 29 भी हो तो बीटा ऑक्सीडेशन का 13 साइकिल ही होगा, ठीक है, 13 साइकिल ही होगा। और फाइनली जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि हर एक स्टेप में एक एसिटाइल कोएंजाइम ये मिल रहा है, तो टोटल एसिटाइल कोएंजाइम यहां पे हो जाएगा। क्योंकि ये ऑड नंबर कार्बन है, अगर इवन नंबर कार्बन होता तो टोटल एसिटाइल कोएंजाइम होता, अगर 28 है तो टोटल एसिटाइल कोएंजाइम होता 14। लेकिन चूंकि ये ऑड है तो यहां पे और साइकिल आपका 13 है, तो चूंकि ये ऑड नंबर है तो यहां पे हम मान लेते हैं, यहां पे अगर 28 होता तो प्रत्येक हो जाता है, फाइनल होता है 14। लेकिन चूंकि अब मान लीजिए कि हमारा ऑड नंबर कार्बन है तो हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम होगा वो 13 होगा, और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए एक अलग कार्बन के साथ बना लेगा प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में, इसलिए हमारा जो यहां पे एसिटाइल कोएंजाइम होगा वो 13 ही होगा, और इसके साथ एक मिलेगा प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए। तो अगर आप कार्बन नंबर गिने तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 26, और प्रोपियोनाइल कोएंजाइम का 3 यानी कि 29 हो गया ना। तो आप ऐसे बता सकते हैं, आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ सिंपली एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि बीटा फैटी एसिड का एग्जांपल, बीटा फैटी एसिड सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन का फाइनल एक ओवरव्यू क्या है। लेकिन अगर हम फाइनली यहां पे हमको जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये दिखाना है कि आप बीटा ऑक्सीडेशन तो ऑलरेडी समझ चुके हैं, आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। यहां पे आपको मेन जो डिस्कस करना है वो करना है कि फाइनली प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कैसे होता है। तो ये जो रिएक्शन है वो आपको प्रोपियोनाइल कार्बोक्सिलेशन एंड बीटा B12 डिपेंडेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बाद ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। ओके, तो इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन हमारा कैसे कैटालाइज होता है और कौन कौन से रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिससे फाइनली प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में टू इन्वॉल्व द रिएक्शन टू फॉर्म द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन पार्टिसिपेटिंग इन द एनर्जी फॉर्मेशन प्रोसेस और अदर बायोसिंथेटिक प्रोसेस। क्योंकि प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए किसी रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए जरूरी होता है कि उसको किसी ऐसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर दिया जाए जो किसी बायोसिंथेसिस और एनर्जी फॉर्मेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि वो कौन से प्रोसेस होते हैं। तो पहला हमारा जो हमने आपको बताया कि हमारा जो सबस्ट्रेट यहाँ पे है वो है प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए। तो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इट्स अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इट्स अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो पहला जो इसका रिएक्शन होता है हमने आपको कहा इट्स एटीपी डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। फर्स्ट जो रिएक्शन यहाँ पे होता है ये होता है एटीपी डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन that occurs in presence of bicarbonate, okay, and catalyzed by the propionyl coenzyme A carboxylase, that is the biotin dependent enzyme। कई सारा क्वेश्चन यहाँ पे हमने एक लाइन में बता दिया, लेकिन आपको धीरे धीरे समझिएगा
तो मजा आएगा आपको। यहां पे देखते हैं कैटालाइज बाय प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ओके, यहां पे एक लाइन हमको आपको बता दें कि ये जो कार्बोक्सिलेज होता है, ये जो कार्बोक्सिलेज होता है, आपकी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट यहां पे बन रहे हैं, आप ध्यान देंगे। इट्स अ बायोटीन डिपेंडेंट एंजाइम। ये जो कार्बोक्सिलेज है, इट्स अ बायोटीन डिपेंडेंट, बायोटीन विटामिन that act as a cofactor for the carboxylation reaction or for in the carboxylase enzyme. Okay, it's a ATP dependent process and occurs in presence of bicarbonates. It's a ATP dependent process. It's a ATP dependent process in presence of bicarbonate. Okay, तो इस रिएक्शन के बाद इस प्रोपियोनाइल कोएंजाइम का कार्बोक्सिलेशन होता है और फाइनली बन जाता है डीमिथाइल मैलोनेल कोएंजाइम ए। डीमिथाइल मैलोनेल कोएंजाइम ए। तो डीमिथाइल मैलोनेल कोएंजाइम में होता क्या है कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर जो 2 पे जो है वो बाइंड हो जाता है, 1, 2 एंड 3। तो कार्बन नंबर 2 पे है जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो आके बाइंड हो जाता है। तो यहां पे आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है आके बाइंड हो जाता है और इसको हम लोग कहते हैं डीमिथाइल मैलोनेल कोएंजाइम ए। डीमिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम ए। डीमिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम ए। अब इसका जो है आइसोमेराइजेशन होता है, आप रेसिमाइज भी कह सकते हैं, सॉरी आइसोमेराइजेशन, आप रेसिमाइज भी कह सकते हैं, इपिमेराइज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डी फॉर्म से अब एल फॉर्म में चला जाता है, तभी उसका रीअरेंजमेंट हो पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ B12 डिपेंडेंट म्यूटेज। ओके, तो पहले इसको हम लोग इपिमेराइज करते हैं इन फॉर्म ऑफ, और इपिमेराइजेशन जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, आप जानते हैं। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका डीमिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम ए इपिमेरेज। डीमिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम ए इपिमेरेज के प्रेजेंस में ये बन जाता है एल मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम ए, यानी कि एल मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम ए बना लेता है आपका जो ये यहां पे आपका जो ये कुछ ऐसा बन जाता है, आप यहां पे देख सकते हैं। सिर्फ यहां पे ये बन जाता है आपका एल मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम ए, इसको कहते हैं हम लोग एल मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम ए। एल मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम ए, इट्स एल मिथाइल। अब फाइनल जो रिएक्शन होता है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज, and its mutate is a B12 dependent mutate. So in the presence of B12 dependent mutate reaction, presence of mutate or B12 dependent rearrangement reaction called B12 dependent rearrangement reaction, it's called L-methyl malonyl coenzyme A mutate, and this mutate is B12 dependent. Okay,
तो चूंकि ये B12 डिपेंडेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन है और यहाँ पे ऑलरेडी दिखा हुआ है म्यूटेज लिखा है, म्यूटेज एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। और आप जानते हैं कि म्यूटेज जो है वो एंजाइम के क्लास 5 यानी कि क्लास 5 जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन होता है उसमें क्लास 5 जो होता है वो आइसोमेरेज एंजाइम होता है और क्लास 5 में जो पहला एंजाइम होता है वो होता है म्यूटेज। और म्यूटेज इज एन एंजाइम दैट कैटालाइज द इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। म्यूटेज is a enzyme that catalyze the intramolecular transfer of a functional group, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप को कैटालाइज करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ वन कार्बन टू अनदर कार्बन। तो यहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो है एसिकेट। तो इसको पहले ये कार्बन नंबर 2 पे है, अब दूसरा कार्बन जो बचता है वो कार्बन नंबर 3 बचता है, यानी कि ये इस कार्बन से इस कार्बन पे चला आता है। ओके और फाइनली बना लेता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो यहां पे जो रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम में म्यूटेज के प्रेजेंस में, जिससे फाइनली जो बनता है वो बन जाता है यहां पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इट्स अ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। जो फाइनली हमने अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा की थी कि फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनता है बाय द कैटालाइजेशन ऑफ प्रोपिनाइल कोएंजाइम इट्स फॉर्म सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो ये हमारा बन जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और हमने अभी बात की थी कि सक्सिनाइल कोएंजाइम के पास 2 फेट होते हैं, यानी कि 2 रास्ते होते हैं। अब ये आइदर टीसीए साइकिल में एंट्री कर जाता है या ब्रेक हो जाता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होते हैं वो आइदर फिर एसिटाइल टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया और इन साइटोप्लाज्म इट इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। सो इट्स अ सिंपल आइडिया अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड दैट कंटेन ऑड नंबर कार्बन चेन। ओके इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपके सीएसआईआर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिससे आप पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये को फैक्टर से क्वेश्चन आ सकता है कि सब बायोटिन डिपेंडेंट और सब बीटा 12 डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो रिएक्शन कैटालाइज होता है किस एंजाइम के प्रेजेंस या किस बायोटिन फैक्टर के प्रेजेंस में कैटालाइज होता है। तो आप बता सकते हैं कि B12 जो होता है वो यहाँ पे एज ए बायोफैक्टर काम करता है फॉर द म्यूटेज एंजाइम। तो आई थिंक आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करें, हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें ताकि औरों को फायदा हो। सब्सक्राइब करें।